भारत, इंडिया, इस एक देश के नाम के लिए लाखों फौजी अपनी जान अपनी हथेली पर लिए बैठे हैं और इसमें से तो कई ऐसे हैं जिन्होंने अकेले देश के लिए ऐसे कारनामे कर दिखाए जिनके बारे में सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा भी मेजर हो सकता है जिसने पहले तो देश के लिए जान लगा दी हो और फिर बाद में उस देश को ही धोखा भी दिया हो? ब्रिटिश आर्मी में सर्व करना हो, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो या फिर 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, ये नाम हर जगह मौजूद था और ये भारतीय फौज का एक ऐसा नाम था जिसके किस्से सुनाए जाते थे, लेकिन ये किस्से धोखे की कहानियों में कब बदल गए पता ही नहीं चला। ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में अगर आप गूगल या यूट्यूब पर पढ़ेंगे या देखोगे तो आपको सोल्जर के साथ साथ ट्रेटर यानी दगाबाज और धोखेबाज जैसे शब्द जुड़े हुए दिखाई देते हैं। एक लाइन में कहें तो देशभक्त से लेकर देश के दुश्मन हो गए, जिसे हिंदुस्तान की शान कहा जाता था, जिससे पाकिस्तान और चाइना थर थर कांपता था। क्या वजह थी कि उन्होंने अपने ही देश से दुश्मनी पाल ली? और आखिर कौन था वो मेजर, सब जानेंगे आज की वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। देखिए, भारतीय फौज ऐसे यूनिक जाबाज सिपाहियों से भरी पड़ी है जो अपने आप में यूनिक हैं और एक ऐसा ही सिपाही था जिसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी कि वो गोरिल्ला वॉर टेक्निक्स जानता था। दोस्तों, ये कहानी है मेजर जनरल शाबेग सिंह की, जिसे देश अपना हीरो मानता था, लेकिन वो खलनायक निकला। चीन और पाकिस्तान तो उसके नाम से हिल जाते थे। जब विश्व युद्ध हुआ तो उसने अपना गजब का युद्ध कौशल दिखाया। जब देश आजाद हुआ तो भारत को ही उसने अपनी कर्म भूमि बनाया। भारत देश को इस पर इतना भरोसा था कि बड़े से बड़े वॉर्स में उनका नाम आगे रखा जाता था। देश ने उसे फ्रंट पर रखा। उसने पाकिस्तान के विद्रोहियों से मुक्ति वाहिनी सेना बनाकर ऐसी ट्रेनिंग दी कि सैन्य इतिहास में आज भी याद किया जाता है। उसकी वीरता ही थी कि राष्ट्रपति ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से उन्हें सम्मानित भी किया था। अब देश ने जिस सिपाही को सिर आंखों पर बिठाया, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो देश के साथ गद्दारी कर बैठा और करीब देश के ही 83 जवानों को उसने मार डाला, 273 सैनिकों को जख्मी भी किया। एक जाबाज जब देशद्रोही बना तो मौत गैंगस्टरों जैसी मिली। मेजर जनरल शाबेग सिंह की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले उनके बचपन की बात कर लेते हैं। वो 1 मई 1924 का दिन था जब अमृतसर में जन्मे शाबेग सिंह, और ये वही समय था जब देश आजादी के लिए हर दिन लड़ रहा था और शाबेग यही स्ट्रगल देखते देखते बड़े हुए और फिर उन्होंने ठान लिया कि भाई उन्हें फौज में जाना है। और बस फिर क्या था, सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्हें किंग्स कमीशन मिल गया। 1942 में वो ब्रिटिश आर्मी में अफसर के रूप में सिलेक्ट हुए और उनकी पहली पोस्टिंग बर्मा में थी। वो इतना वीर था कि दूसरे विश्व युद्ध में सिंगापुर, मलेशिया में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से दुश्मन फौज के छक्के छुड़ा दिए। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद सब में वो टॉपर था। पंजाबी, उर्दू, फारसी, गोरखला, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला का अच्छा जानकार था। बता दें कि 18 साल की उम्र में 100 मीटर की दौड़ में भारतीय रिकॉर्ड बनाया। वो जितना अच्छा एथलीट था उतना ही अच्छा घुड़सवार और तैराक भी था। साल 1948 में पाकिस्तान ने जब कश्मीर हड़पने की साजिश रची तो वो ब्रिगेडियर उस्मान के साथ मैदान में उतरा। साल 1962 में तेजपुर में चीन से युद्ध भी लड़ा। 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया तो मेजर जनरल शाबेग को पूंछ में तैनात किया गया था। वीरता ऐसी थी कि उसे लेफ्टिनेंट कर्नल से सीधे ब्रिगेडियर बनाया गया था। कहते हैं कि युद्ध तो हर सैनिक लड़ता है, लेकिन याद उसके विशिष्ट योगदान के लिए ही किया जाता है। मेजर जनरल शाबेग की अच्छी यादों में मुक्ति वाहिनी का नाम पहला नंबर पर आता है। शाबेग छापेमारी युद्ध कौशल का गजब का जानकार था। 1970 में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने शाबेग को बुलाया और मुक्ति वाहिनी को खड़ा करने की जिम्मेदारी दी। ये बहुत ही सीक्रेट मिशन था। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि शाबेग ने अपने घर वालों से भी इस मिशन की बात और तैनाती की जगह छुपा कर रखी। बता दें कि उस मिशन की सफलता के लिए मेजर जनरल शाबेग ने अपनी दाढ़ी और बाल तक कटा लिए थे, जो कि एक सिख के लिए बहुत बड़ी बात है। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही शाबेग कुछ सालों में कट्टरता की सारी सीमाएं लांघ सकता है। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने के लिए उसे डेल्टा सेक्टर में मिडिल और ईस्ट बंगला के ट्रेनिंग का इंचार्ज बनाया गया। ये वही शाबेग था जिसने पाकिस्तान सेना के विद्रोही मेजर और बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने जियाउर रहमान और बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख बने मोहम्मद मुश्ताक तक को ट्रेनिंग दी थी। शाबेग ने ही बांग्लादेश के लड़ाकों को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था। शाबेग की ट्रेन की हुई मुक्ति वाहिनी सेना ने जनवरी 1971 तक पाकिस्तान के पैर उखाड़ना शुरू कर दिया था। शाबेग की ट्रेन की हुई इस फौज ने एक के बाद एक पाकिस्तान के 5 जहाज डुबो दिए, कई पुल उड़ाकर राशन और मिलिट्री सप्लाईज रोक दी। स्नाइपर टीम ने भी पाकिस्तान फौज के बीच खलबली मचा दी थी।
इस काम के लिए शाबेग को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित भी किया गया था। तो आप इस चीज से एक बात का तो अंदाजा लगा सकते हैं कि शाबेग सिंह इस देश की सेना के लिए उसकी सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में थे और इसके लिए उन्हें समय समय पर सम्मान भी दिया जा रहा था। लेकिन फिर जो इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आपके और हमारे जहन में खड़ा होता है वो ये कि मेजर जनरल शाबेग फिर गद्दार कैसे बन गया। आखिर क्यों इसने उसी देश को धोखा देना बेहतर समझा जिस देश की मिट्टी ने इस शेर को पाला। देश के लिए लगातार सेवा करने के बाद शुरू होती है मेजर जनरल शाबेग सिंह के देश के खिलाफ जाने की कहानी। बात उस समय की है जब बांग्लादेश बनने के बाद उसका ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के बरेली में कर दिया गया था। अब हुआ ये कि सेना के ऑडिट रिपोर्ट में बरेली में एक वित्तीय गड़बड़ी पकड़ी गई। मामला इतना सीरियस था कि मेजर जनरल शाबेग को रिटायरमेंट से एक दिन पहले उन्हें बर्खास्त करना पड़ा और मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई, जिसके बाद उनका ये केस कोर्ट में करीब 3 से 4 साल तक चला। हालांकि शाबेग के खिलाफ सबूत नहीं मिला तो कोर्ट ने पूरा मामला खारिज कर दिया। अब शाबेग ने इस केस के दौरान कुछ सीनियर ऑफिसर्स पर यह आरोप भी लगाया कि वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे और वो विद्रोह पर उतर आए और फिर लास्ट में डिसाइड किया गया साहब कि उन्हें सेना से निकाल देना ही एक बेटर ऑप्शन है। यहाँ पर ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या उन्हें सेना से निकाला जाना जरूरी था? क्या इसके लिए कोई और नरम कदम उठाकर इस मामले को नहीं सुलझाया जा सकता था? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। लेकिन फिर इसके बाद कहानी 360 डिग्री घूम गई। सेना से निकाले जाने से टूटे हुए शाबेग सिंह ने खालिस्तानी आंदोलन चलाने वाले और दमदमी टस्काल के नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले का दामन थाम लिया और यही उनके लाइफ के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। शाबेग सिंह भिंडरावाले के मिलिट्री एडवाइजर बने और उन्होंने ही खालिस्तानी आतंकियों को ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अमृतसर में बने स्वर्ण मंदिर परिसर में किलेबंदी करना सिखाया। ये वही टाइम पीरियड था जब पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाले की लीडरशिप में खालिस्तान का मूवमेंट अपने चरम पर था। फिर क्या था, शाबेग भिंडरावाले का साथी बन गया। भिंडरावाले भी शाबेग की छापेमारी युद्ध कौशल से वाकिफ था, जिसके बाद उसने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में रक्षक की जिम्मेदारी शाबेग को सौंप दी। आपको बताते चलें कि जरनैल सिंह भिंडरावाले खालिस्तान सपोर्टर नेता था जिसने सरकार के खिलाफ बगावत की और फ्रंट खोल दिया। वही उसका साथी अमरीक सिंह खालसा ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाता था। खैर, अब भिंडरावाले और शाबेग को पता चल गया था कि भाई ऑपरेशन ब्लू स्टार को भारत सरकार अंजाम देने वाली है, जिसके बाद मेजर जनरल शाबेग की देखरेख में ही स्वर्ण मंदिर को युद्ध के लिए तैयार किया गया और यहाँ सभी हथियारों को जमीन से कुछ इंच ऊपर सेट किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि गोली सीधी फोर्स के पैर में लग रही थी। रेंग कर आगे बढ़ने का विकल्प नहीं था। अगर सिपाही रेंग कर चलते तो गोली सिर में लग सकती थी। यही कारण था कि शुरुआत में कई सैनिक जख्मी हो गए। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार बताते हैं कि हमले से पहले स्वर्ण मंदिर में जाकर वहां का हाल देखा। शाबेग दूरबीन से सब कुछ देख रहा था। उसने अपने लड़ाकों से हमला ना करने के लिए कहा। इस घटना के कुछ दिन बाद एक अंग्रेजी अखबार में लेख छपा। उसमें दावा किया गया कि सेना ने मेजर जनरल शाबेग के छापामार वॉरफेयर स्किल को इग्नोर किया और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में अधिकारी सही डिसीजन नहीं ले सके। यही कारण था कि कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने वाली है कि शाबेग की योजना स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना से युद्ध लड़ना नहीं, उन्हें सुबह तक रोक कर रखने की थी, क्योंकि सूरज निकलते ही भीड़ पहुंच जाती और सेना को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ती। लेकिन सेना भी ये बात जानती थी, इसलिए सेना ने भी इसे समझा और रात में ही ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए टैंक मंगाया। कहते हैं तब टैंक ना मंगाया होता तो शाबेग अपने मिशन में सक्सेसफुल हो सकता था। अगर हम पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार को देखें तो आप समझ पाएंगे कि आतंकियों ने सेना के जवानों के पैरों को निशाना बनाया, जिससे न सिर्फ सेना को भारी नुकसान हुआ बल्कि कई मौके ऐसे भी आए जब सेना के ऑफिसर्स का मनोबल टूटा। ऑपरेशन ब्लू स्टार भले ही कामयाब रहा हो, मगर उस ऑपरेशन से जुड़े ज्यादातर जवान ऐसे थे जो कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। ऑपरेशन खत्म हुआ तो स्वर्ण मंदिर के तहखाने में मेजर जनरल शाबेग सिंह की बॉडी पड़ी हुई थी। उसके एक हाथ में कार्बाइन थी, दूसरे हाथ के पास ही उसका वॉकी टॉकी पड़ा था। अब देश के एक वीर से गद्दार हो चुके सिपाही का अंत हो चुका था। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में शाबेग के बेटे प्रबल पाल सिंह ने दावा किया कि उनके पिता देशभक्त थे। कुछ अधिकारियों ने उन्हें गद्दार बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो विद्रोही बने। उसने बताया कि उनके पिता शाबेग का शव भी उन्हें अंतिम संस्कार के लिए नहीं दिया गया। इस पूरे मिशन पर जुलाई 1984 में केंद्र सरकार ने श्वेत पत्र जारी कर बताया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में 83 जवान शहीद हुए। इनमें 4 अफसर थे, 273 सैनिक और 12 अफसर घायल हुए।
ये पूरा फसाना एक बार फिर से चर्चा में तब आया था जब साल 2018 में करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए एक प्रमोशनल वीडियो ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। पाकिस्तान की सरकार ने करतारपुर साहिब के लिए एक ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च किया था। 3 हिस्सों में पोस्ट किए गए इस गाने में जरनैल सिंह भिंडरावाले के साथ साथ अन्य खालिस्तानी की तस्वीरों को भी दिखाया गया था। 4 मिनट के इस वीडियो में जहां एक तरफ करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को लेकर चल रही तैयारियों और भारत से पहुंच रहे सिख श्रद्धालुओं के अनुभव को दिखाया गया, तो वहीं साथ ही इस वीडियो में एक हिस्सा वो भी था जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले, अमरीक सिंह खालसा और मेजर जनरल शाहबेग सिंह की तस्वीर लगे पोस्टर को दिखाया गया था। लेकिन यहाँ शाहबेग सिंह के बारे में मजेदार बात यह है कि जिस शाहबेग पर भारत के खिलाफ जाने के लिए आज पाकिस्तान कसीदे पढ़ रहा है, उसी शाहबेग ने एक जमाने में पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाया था। 1984 में जो कुछ भी हुआ और इस आंदोलन में जो भूमिका शाहबेग सिंह की रही, उसे सोचकर भले ही आज पाकिस्तान मन ही मन खुश होता हो, मगर यही वो शाहबेग थे जिन्होंने 71 में पाकिस्तान को कड़ी मशक्कत में डाला था और उसे खून के आंसू रुला दिया था। शाहबेग सिंह के साथ जो भी हुआ हो सकता है वो गलत है, लेकिन क्या ये सही है कि अगर आपको आपके तरीके से न्याय या जस्टिस ना मिला हो तो आप हाथों में झंडे के बजाय देश के दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए हथियार आ जाएं? आपकी क्या राय है इसमें हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।